ये कहना कि समय रैना का शो स्टिल अलाइव सक्सेस का एक पैमाना है, ये बहुत छोटी बात होगी। लेकिन इसे बेस्ट कॉमेडी कह दिया जाए शायद एग्जैजरेशन हो जाएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन का अपने शो स्टिल अलाइव में कहना था कि जॉर्ज ऑरवेल कह गए कि एवरी जोक इज अ टाइनी रिवॉल्यूशन। तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। उन्होंने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रिवॉल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। अगर आज वो यहाँ होते तो कहते कि एवरी रिवॉल्यूशन इज अ टाइनी जोक। इसका मतलब वे वक्त के साथ बदलते हालात के बारे में बखूबी समझते हैं। ठीक बात है, पर एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, क्या समय रैना ने अपनी कॉमेडी से कभी भी किसी तरीके का रिवॉल्यूशन किया है या था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उनके शो स्टिल अलाइव के बारे में बात करेंगे और कुछ एक बातें समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी बातें? बात जैसे कैसे समय ने अपने ट्रॉमा को क्राफ्टेड सोल टूर बनाया, कैसे मैनोस्फेयर को प्रबल करने का एक कारण और दिया, ये कहते हुए कि आदमियों को कंसोल करना आता ही नहीं है या वे लोग अपने इमोशंस नहीं दिखाते। और इसी कड़ी में समय रैना जिस टाइप की कॉमेडी करते हैं उसे ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि वेयर इज द लाइन बिटवीन फनी एंड ऑफेंसिव। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू युवा पर मास्टर शॉट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये बात ठीक है कि अभी के समय में स्टैंड अप कॉमेडियंस को लेकर लगातार कई मामले सामने आए हैं। जो सिलसिला मुनव्वर फारूकी से शुरू हुआ था, यानी जोक का, अब समय रैना कुणाल कामरा तक पहुँच चुका है। और बार बार सवाल सामने आता है कि वाई वी कांट टेक जोक एज अ जोक ओनली। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम इस वीडियो में फोकस करेंगे कॉमेडी के दायरों की, उन दायरों की जहाँ पर आपके सामने कोई जोक आता है, आप हंसते हैं, पर रुकिए, क्या वो जोक हंसने लायक था भी या नहीं? ऐसी बातें करते हुए मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों को देखा है, यानी इस मुद्दे पर बात करते हुए। आप कुछ समझ भी नहीं पाते, उससे पहले ही कमेंट सेक्शन पूरी तरह बैटल फील्ड बन चुका होता है। कुछ लोग क्रिएटर्स के फ्री स्पीच को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो कुछ उन्हें कॉमेडी के लायक ही नहीं मान रहे होते। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करोड़ों कंटेंट हंग्री ऑडियंस के बीच बस ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर एजी ह्यूमर और सीधी ऑफेंसिव बात में फ़र्क कहाँ ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं समय रैना के करियर की पब्लिक इमेज को। साल 2019 में समय ने कॉमिक्स्तान के सेकंड सीजन में आकाश गुप्ता को हराकर लोगों का ध्यान खींचा था। कोविड-19 के दौरान रैना ने यूट्यूब चैनल पर चेस स्ट्रीमिंग शुरू की, जिससे उन्हें लाखों दर्शक के बीच एक नई पहचान मिली। इसके बाद धीरे धीरे वो कई सारे शोज़ में नज़र आने लगे। स्टैंड अप्स, कोलैबोरेशंस, ऑडियंस को उनकी कॉमेडी काफ़ी पसंद आ रही थी। अनफिल्टर्ड स्टाइल उनकी यूएसपी बन गया। कोई फिल्टर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, जो दिमाग में आया वो सीधे बाहर आया। कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही। लेकिन यही रॉनेस धीरे धीरे उनकी कॉमेडी की पहचान के साथ साथ कंट्रोवर्सी का कारण भी बनती गई। स्टैंड अप में आते आते ये साफ हो गया कि समय सिर्फ जोक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं और कभी कभी उन्हें इंटेंशनली पुश भी कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपने स्टिल अलाइव शो में कहा कि एक बार उन्होंने अबॉर्शन पर जोक किया था, जिसकी सजा में उन्होंने अपनी एक सर्टेन ऑडियंस का हिस्सा खो दिया था। एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स मैन। मैंने करी, मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था। उस जोक को भी जान लेते हैं। वो जोक था कि परसों मैंने आधा घंटा सोच के मेरी गर्लफ्रेंड पे एक फ़नी ट्वीट लिखा था, उसको पसंद नहीं आया तो उसने डिलीट करवा दिया। कल को जब मैं अबॉर्शन करवाने बोलूँ तब मत बोलना माई बॉडी माई चॉइस। इस ट्वीट के बाद काफ़ी बैकलैश आया कॉमेडियन पर, लेकिन समय अपनी बात पर टिके रहे और कहा कि वो बस व्यंग कर रहे थे। इसके बाद इस जोक के थ्रेड में उन्होंने इस तरह की बातें आगे जारी रखी। उनमें से एक था, मैंने एक सिंपल जोक किया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मेरी फ़नी ट्वीट डिलीट करने को कहा, तो अब शायद मैं उसे उसका फीटस डिलीट करने को कह सकता हूँ। ये साफ तौर पर एक आयरॉनिकल जोक था। अब कट्टू कुशा कपिला एपिसोड। समय रैना एक सीरीज प्रिटी गुड रोस्ट शो सीजन 1 में नजर आए, जहां कई कॉमेडियंस, जिनमें कुशा कपिला भी शामिल थी, एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे। इस शो को आशीष सोलंकी ने होस्ट किया था, आपने भी देखा ही होगा। समय रैना ने यहाँ पर कुशा की शादी से लेकर तलाक को बेस लाइन बनाकर कई भद्दे जोक किए, जिसे हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि वो बताने लायक है ही नहीं। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, कई लोगों ने इस बात को प्रॉब्लमेटिक बताया था। हालांकि वो जोक्स क्या थे ये आप जानते ही होंगे। यही वो मोमेंट था जिसने समय रैना को विवादों में भी डाला और पॉपुलैरिटी भी दिलाई थी। और ऐसा भी नहीं है कि कुशा कपिला को इन जोक्स के बारे में पहले से पता था या बता दिया गया था।
इन्फ्लुएंसर टर्न्ड एक्टर ने रोस्ट को लेकर अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि जब कोई आपको कमज़ोर करने की कोशिश करता है तो वो उसकी गंदगी है, आपकी नहीं। उसे अपने ऊपर मत लीजिए, उसे जाने दीजिए। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद मुझे स्क्रिप्ट मांगनी चाहिए थी और पहले से समझ लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसमें दोस्त शामिल थे, मैंने ऐसे नहीं किया। ये मेरी मिस्टेक थी। कुशा ने ये भी कहा कि मैंने लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के सामने काफ़ी कुछ तीखे और खुरदरे जोक्स सह लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी कि वो करोड़ों लोगों के सामने दिखाए जाएं, क्योंकि कुछ जोक्स ने तो मुझे इंसान के तौर पर ही कमतर दिखाया। वो हैरान कर देने वाला और बेहद असंवेदनशील था। अब इन जोक्स के बारे में ज़रा ध्यान से सोचिए और बताइए इनमें से कौन सा जोक किस तरीके का रेवोल्यूशन था या किस तरीके से सोसाइटी को चैलेंज करता है। क्या ये जोक जॉर्ज ऑरवेल की बात को सार्थक करते हैं? स्टिल अराइव में समय ने रिबेल किड यानी अपूर्वा मुखीजा के बारे में भी एक बात कही, जो उस पर्टिकुलर एपिसोड में पैनल पर बैठी थी। समय ने कहा कि अपूर्वा शूट के वक्त काफ़ी नर्वस थी, उसे बोलने के लिए कोई पंच लाइन नहीं मिल रही थी और फिर अचानक उसने एक कंटेस्टेंट को उसी की भाषा में जवाब दिया। आप जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कॉमेडियन कहते हैं कि वो एक ग्वालियर का लड़का था और उसने वही किया जो ग्वालियर का एक लड़का करता है। उसके बाद वो कहते हैं इट वॉज अ वुमेन स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ एंड विनिंग अगेंस्ट अ मैन। पर आपको नहीं लगता कि इस बात में कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी छिपी है? क्योंकि ग्वालियर के उस लड़के ने जिस लेवल पर गिरकर अपूर्वा को बातें कही थी, ठीक उसी लेवल पर गिरकर समय ने कुशा के लिए जोक्स तैयार किए थे। यानी कि वो भी उसी सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे थे जिसका वो खुद हिस्सा है। स्टिल अलाइव से समय ने काफ़ी पैसा भी बनाया। मतलब अपनी सफरिंग्स को सोल्ड आउट टूर में कन्वर्ट करने का आइडिया और किसको आ सकता था। खैर, शो में पर्सनल इनसिक्योरिटीज, सोशल टैबूज और सेंसिटिव इश्यूज को सीधे स्टेज पर लाया जाता है। पहली नज़र में ये बोल्ड और फियरलेस लगता है और यही वजह है कि ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा इसे रिफ्रेशिंग भी मानता है। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, एक सटल डिस्कम्फर्ट भी बिल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जोक सिर्फ एक जेंडर को टारगेट करते हैं इसीलिए इस पर बात की जा रही है, बल्कि ये मैनस्फेयर की एक लेयर को रिफ्लेक्ट करता है। समय रैना जिक्र करते हैं कि जब वो इस पूरे विवाद यानी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे, तब उनकी माँ का कॉल आया। तब वो उनके सामने तकलीफ अपनी दिखा ही नहीं पाए, लेकिन माँ बिना बोले समझ गई और उनके दोस्त बलराज को समय का ध्यान रखने की सलाह दी। अब यहाँ पर अपूर्वा से जुड़ा एक और इंसिडेंट का जिक्र ज़रूरी है। जैसा कि हमने पहले जाना कि एपिसोड शूट के दौरान इन्फ्लुएंसर काफ़ी नर्वस हो गई थी और नहीं समझ पा रही थी कि क्या करना है और उन्हें अपनी रेलेवेंसी प्रूव करनी थी। समय कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाया कि उसे शांत कैसे करूं। कोशिश की, पर सच बात यह है कि आदमियों को कंसोल करना आता ही नहीं है, यानी दिलासा या सांत्वना देना नहीं आता। ये बात कहीं ना कहीं मैनोस्फेयर कल्चर को फ्यूल करती है। मैनोस्फेयर को आसान भाषा में समझे तो ये इंटरनेट पर मौजूद एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां मॉडर्न मर्द कैसा होना चाहिए इस पर बातें होती हैं। मैनोस्फेयर असल में 2 लेयर्स पर काम करता है। पहली लेयर एक्नॉलेजमेंट की, मर्द इमोशनल सिचुएशंस हैंडल करने में कमज़ोर होते हैं। लेकिन दूसरी लेयर जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है एक्सेप्टेंस, यानी ये मान लेना कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही रहना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ ह्यूमर एक डेंजरस कंफर्ट जोन क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप बार बार इस आइडिया पर हंसते हैं कि मैन डोंट डू इमोशंस, तो धीरे धीरे ये एक नॉर्मलाइज्ड बिलीफ बन जाता है, ना कि एक प्रॉब्लम जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए। मैनोस्फेयर कल्चर जो सोशल मीडिया पर सटली और कभी कभी ओपनली प्रमोट होता है, इसी नॉर्मलाइजेशन पर टिका हुआ है और नॉर्मलाइजेशन ही शायद इस पूरे फिनोमिनन का सबसे बड़ा कंसर्न है। समय रैना के शो के बाद ये तो साफ है कि ऑडियंस आदमी और औरत के मेल्टडाउन को 2 अलग लेंस से देखती है, यानी अपूर्वा मुखीजा। अब थोड़ी बात डार्क कॉमेडी की भी कर लेते हैं, जो आजकल हर जेंजी की जुबान पर है। डार्क कॉमेडी के नाम पर इस वक्त जो कुछ रायता फैला हुआ है, वो कहते हैं ना, इस जोन में होने वाले मजाक की लाइन इतनी पतली कर दी गई है कि कई बार ऑडियंस को खुद समझ नहीं आता कि वो क्लेवर जोक पर हंस रहे हैं या बस एक अनकंफर्टेबल मोमेंट को हंसी में बदल रहे हैं। टेक्निकली देखें तो डार्क कॉमेडी का मकसद ही होता है उन टॉपिक्स को छूना जिनसे लोग आमतौर पर बचते हैं, यानी डेथ, ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, सोशल टैबूज। लेकिन फ़र्क बस इतना पड़ता है कि उन टॉपिक्स को कैसे हैंडल किया जा रहा है। डार्क कॉमेडी तब काम करती है जब उनमें इंसाइट होता है, पर्सपेक्टिव होता है और एक ऐसी राइटिंग होती है जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ को नया एंगल देती है। वहाँ ऑडियंस हंसती है लेकिन साथ में सोचती भी है।
वहीं ऑफेंसिवनेस तब शुरू होती है जब वही सेंसिटिव टॉपिक सिर्फ शॉक वैल्यू क्रिएट के लिए इस्तेमाल होता है, जब जोक का पंचलाइन डेप्थ से नहीं बल्कि ये बोल दिया जाए इसीलिए फनी है वाली अप्रोच से आता है। असल में ये फर्क टारगेट और ट्रीटमेंट में छुपा होता है। डार्क कॉमेडी अक्सर पावर स्ट्रक्चर्स, सोसाइटल नॉर्म्स या शेयर्ड ह्यूमन स्ट्रगल्स को टारगेट करती है, यानी वो ऊपर या ब्रॉडली पंच करती है। लेकिन जब जोक्स किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, इनसिक्योरिटी या पेन को डायरेक्ट टारगेट करने लगते हैं और उसमें कोई डीपर कमेंट्री नहीं होती, तो वो आसानी से ऑफेंसिव जोन में स्लिप कर जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रॉमा को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि ऑडियंस उसमें खुद को रिफ्लेक्ट कर सके और एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बने, तो वो डार्क कॉमेडी है। लेकिन अगर वही ट्रॉमा सिर्फ इसीलिए मेंशन किया जाए कि ऑडियंस शॉक हो जाए और तुरंत रिएक्शन दे, तो वो संवेदनशीलता से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन लगता है। डार्क ह्यूमर हमेशा से थोड़ा ट्रिकी ही रहा है। क्या कोई चीज़ इतनी ऑफेंसिव है कि उस पर हंसा जा सके? क्या इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव है कि उसे गलत माना जाए? इस पर डिबेट तो होती रहती है, लेकिन हम अक्सर इससे बचते रहते हैं। बियर बाइसेप के वीक कॉमेडी अटेम्प्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या उन्हें और समय रैना को बैन कर देना चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अब बस एक शील्ड बन गई है, कुछ भी बोलने और ऑफेंड करने के बाद बचने के लिए? या फिर सच में हर किसी को ऑफेंड करने का राइट होना चाहिए? या कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिन पर स्ट्रिक्ट लाइन खींच दी जाए, जैसे किसी के फैशन को रोस्ट करना और इंसेस्ट जैसे टॉपिक्स पर जोक मारना? इन दोनों में साफ फर्क है, लेकिन असली सवाल ये रहेगा कि क्या मैं ये कंटेंट समझदारी से कंज्यूम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या बस अननोइंगली उस कल्चर को बढ़ावा दे रहा हूँ जो हर चीज़ को आउटरेज बना देता है? जवाब और राय दोनों कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो युवा को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।